हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं? अपना ध्यान रखा करो बेटा। और आज हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपने किस चीज का पढ़ा था? रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल का पढ़ा था। ध्यान होगा आपको बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो सीरीज पैरेलल का। 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चे डाउट भी बहुत पूछते हैं, उसके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे कल भी 3-4 बच्चों ने भेजे, कल भी भेजे, मतलब आपकी क्लास नहीं थी फिर भी आप भेज रहे थे, तो बहुत अच्छा है। और बच्चे भी ऐसे ही करें। बोर्ड की क्लास से बेटा नेग्लेक्ट मत करना। और ये सीरीज पैरेलल इनके कॉम्बिनेशन अच्छे से कर लेना। कोई भी न्यूमेरिकल मेरे पास सेंड कर देना जो डाउट हो। उसके अलावा भी कोई डाउट हो तो भी सेंड कर देना। ओके, तो आज हम बेटा पढ़ेंगे किसका? हमने सीरीज पैरेलल कर लिया, रेजिस्टेंस का। बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक है, उनको पढ़ लेना आप। क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। छोटे टॉपिक इन द सेंस मैं छोड़ तो नहीं रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी बाई चांस कोई अगर एक आधी लाइन छूट जाए कोई, तो आप मेरे से पूछ लेना है। किसी में डाउट हो तो भी पूछ लेना। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक हमने कंडक्टर लिया, एक वायर ली, क्लियर है, उसके रेजिस्टेंस को कौन कौन इफेक्ट करेगा। रेजिस्टेंस अब मेरे हिसाब से सबको समझ आता है, सिंबल भी समझ आता है, यूनिट ओम है उसकी, ये सारी चीजें क्लियर है ना रेजिस्टेंस की आपको। अब किस किस फैक्टर से रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है? सबसे पहला क्या है? इफेक्ट ऑफ लेंथ। लेंथ का इफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्या पड़ता है? ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा। आज की जो है ना हमारी क्लास है वो भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? लेंथ का। तो आप क्या बताओगे बेटा? ये हमने वायर ली, सबने देख रखी है ना घरों में वायर, वायर देख रखी है, क्लियर। हमारी जो फिटिंग है ये भी तो क्या है? वायर, एसी की मोटी वायर होगी, ठीक है, नॉर्मल फिटिंग की पतली पतली वायर होती है। ये बात सबको समझ आती है। एक वायर ली हमने, अगर इसकी लेंथ बेटा कम है, लेंथ कितनी है? कम है। मैं कितनी बोल रहा हूं? सपोज करो लेंथ कितनी? 5 मीटर, तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस भी कितना होगा? कम होगा। अगर इसकी लेंथ हमने क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। लेंथ क्या कर दी हमने? इंक्रीज करो। सपोज करो लेंथ कितनी कर दी? 10 मीटर, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बेटा? इसका 10 ओम हो जाएगा। अरे कुछ भी हो सकता है, मैं तो खाली समझाने के लिए बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं आपको? क्या रेजिस्टेंस अगर लेंथ इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। ओम्स लॉ क्या था बताना बेटा? V इज इक्वल टू IR, और करंट का फॉर्मूला क्या बन गया था बेटा? I इज इक्वल टू V बाई में R। ये बात समझ आती है? मैं आपको इनडायरेक्ट वे में क्या बताना चाहता हूं, अगर छोटी सी वायर है और एक बड़ी लंबी वायर है, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम, लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो आप क्या बोलोगे? आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है? लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। क्लियर है बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम। क्लियर है? बात समझ आती है? अगर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर सेम वायर है, सेम वायर मतलब सेम मटेरियल की वायर है, एक कॉपर की वायर है, 5 मीटर की, एक है 10 मीटर की, तो मैं कहूं कि इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो आप क्या बोलोगे? सर छोटी वायर है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो करंट इसमें से ज्यादा फ्लो करेगा। क्लियर है बात? आप कहोगे बड़ी वायर, वायर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो बात समझ आती है क्या? अगर लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम, मतलब करंट ज्यादा, लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम। रट्टे मार लेना बेटा इन चीजों के। समझ आ रही है ना बात? समझ आने के बाद मेरा कहने का इसको अपने माइंड में सेट कर लेना। रट्टे मारने का ये मतलब है, ठीक है। तो पहले आपने क्या पढ़ा है? इस फर्स्ट फैक्ट से क्या पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? लेंथ के होगा। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। सेकंड, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं बेटा? मोटाई को। किसको बोलते हैं? मोटाई को। अगर मैं कहूं एक वायर हमारे पास ये रही, एक वायर हमारे पास ये रही, कॉपर की वायर है दोनों की दोनों, एक वायर कैसी है? मोटी है, और एक वायर कैसी है? पतली है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं कहूं कि दोनों कॉपर की बनी है, मैं कह रहा हूं क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम है और इसका ज्यादा है। दिखने लग रहा है? इसकी मोटाई, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब उसकी मोटाई से है। क्लियर है बात? क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम, इसका ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया। ये बात समझ आ रही है? तो अब ध्यान से सुनना है आपको, जो रेजिस्टेंस होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मेरा कहने का मतलब क्या है? जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अब दोबारा जो अपने मुद्दे के ऊपर, किसका क्रॉस सेक्शन एरिया फर्स्ट का ज्यादा है या सेकंड का ज्यादा? तो आप क्या बोले? सर सेकंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा। फर्स्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है? कम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। I इज इक्वल टू V बाई में R। मैं क्या कह रहा हूं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम। इसका मतलब पतली वायर में से करंट कम फ्लो करेगा। मोटी वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा,
रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा। आपको ध्यान है ना, वो कहता है कि एसी की फिटिंग वगैरह कहाँ करनी है। आप जब किसी भी इलेक्ट्रिशियन को लेके आते हो, आपने कोई नए घर की फिटिंग करवाई है, तो उस केस में आप जब लेके आते हो इलेक्ट्रिशियन को, तो बोलता है कि एसी का कार्य करना है, एसी की फिटिंग बताओ किस रूम में करवानी है। तो उस केस में किसका यूज करेगा, वो मोटी वायर का यूज करता है। मोटी वायर का मतलब करंट ज्यादा, क्लियर है बात। पतली वायर का मतलब क्या है, करंट कम। बात समझ आती है। इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई का क्या इफेक्ट होता है, तो आप क्या बताओगे, जो मोटी वायर होती है ना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। बेटा माइंड के अंदर चेक करो, जनरल नॉलेज है ये, तो समझा नहीं बात, एक जनरल नॉलेज की बात है ये, तो क्लियर है। तो ये बात समझ आ गई आपको, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ आती है, उसकी मोटाई की बात करने लग रहा है। थर्ड, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, क्लियर है बात, ठीक है। नेचर ऑफ द मटेरियल का क्या मतलब है बेटा, ये अलग अलग वायर का नेचर भी कैसा होगा, अलग अलग मटेरियल का नेचर भी कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्या मतलब है इसका, कि मैं कह दूं कि दो हमारे पास वायर है, ठीक है, इनकी सपोज करो कि इनकी थिकनेस भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सारी चीजें सेम है, पर एक कॉपर की बनी है, एक नाइक्रोम की बनी है। हम देख रहे हैं कि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। दोनों सेम लेंथ के लिए, दोनों सेम मोटाई के लिए, दोनों की लेंथ सेम है, सारी चीजें सेम है, फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि जो नाइक्रोम है उसका रेजिस्टेंस 60 टाइम ज्यादा है किससे, कॉपर से। तो हम क्या बोलेंगे, तो क्या है भाई, अलग अलग वायर का अपना अपना नेचर है। तो बात समझ आती है, क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को भी। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट उसका नेचर, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा रेजिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा करंट आएगा। ओके ठीक है। अगला कौन सा आ गया बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब हम किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर की। अगर मैं बात करूंगा ना किसकी, मैक्सिमम मेटल वगैरह की बात करूंगा, तो आप क्या बोलोगे कि जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे ना, जैसे हम टेम्परेचर क्या करेंगे, राइज करेंगे, तो उस केस में रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। मेटल कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, क्या टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, राइज कर दिया, टेम्परेचर राइज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया बेटा, राइज हो गया। टेम्परेचर राइज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब मैं आपको कह दूं कि आपके घर में आपने वायर लगा ली है, क्लियर है बात, ठीक है, मेटल की बनी पड़ी थी, सर्दियों के अंदर आपने फिटिंग करवाई, सारी चीजें सही से ऑपरेट हो रही थी। अब गर्मी जब आई तो अभी आपने देखा कितनी गर्मी है, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट की वैल्यू कैसी होगी, कम। इसका मतलब उस ऑपरेटर्स ने काम करना ही छोड़ दिया। तो हम क्या ऐसी चीजें लगाएंगे अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में, नहीं लगाएंगे। क्लियर है बात। इसलिए ना हम किसका यूज करते हैं, अलॉय का। किसका यूज करते हैं, अलॉय की वायर बनाते हैं। क्लियर है बात। आप पढ़ोगे इसके अंदर नाइक्रोम वगैरह के एग्जांपल दे रखे, इनका क्यों अलॉय का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि बेटा आप क्या बताओगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह बहुत ज्यादा हाई होता है। क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये तो सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मेटल कंडक्टर की बात कर रहा हूं। कहीं आपने, मैंने बताया था आपको, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। अगर मैं कहूं ना सिर्फ मेटल कंडक्टर की बात करूं बेटा, मैं मेटल की बात कर रहा हूं। अदरवाइज जब मैं सेमीकंडक्टर की बात करूंगा ना, जब किसकी बात करूंगा, सेमीकंडक्टर की, तो उस केस में इसका उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट इंक्रीज होगा। खैर आपके में सेमीकंडक्टर नहीं है, आपके में तो सिर्फ कौन सा दे रखा है बेटा, हाँ प्योर मेटल का ही बता रखा है। प्योर मेटल का ही क्या है, ये जो मेटल है ना, मेटल के केस में टेम्परेचर जब क्या होगा, इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज करंट डिक्रीज। काम करना छोड़ दिया ऑपरेटर्स ने, इसलिए हम प्योर मेटल वगैरह की वायरिंग का यूज नहीं करते, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, रट्टा मार लेना इसका। आई होप के क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो डाउट के अंदर भेज देना। क्लियर है बात, ठीक है। इसके फॉर्मूले होते हैं, आपके में तो है नहीं, एम बाई में एन ई स्क्वायर टाउ, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन ध्यान रखना ये सारी की सारी टर्म्स का। लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली, ये दोनों तो मेन खासकर याद रखना। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल, रेजिस्टेंस डिफरेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज इन केस ऑफ प्योर मेटल। क्लियर है बात, ठीक है। और सारे के सारे करंट की वैल्यू देखते रहना कैसा है? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, इसके अंदर ही आपका रजिस्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। हर पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का इसका क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है आपके कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। जब जैसे आप ये एनटीएससी वगैरह के एग्जाम देते हो ना, तो उसके अंदर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसका बेटा, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी। क्लियर है। तो अब हम पढ़ेंगे, हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तक का, हाँ ठीक है। रजिस्टिविटी होती क्या है, अब हम ये चीज देखेंगे।
अच्छा, इसका नाम एक और याद रख लेना बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं इसको हम? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दूसरा नाम क्या है बेटा इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कहीं न्यूमेरिकल के अंदर यूज कर रखा होगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिनोट किससे की जाती है? रो से। किससे? रो, आरएचओ, रो, ठीक है, आरएचओ, रो। रेजिस्टिविटी मेनली बोला जाता है ना, तो क्या बोलोगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले चाहे रेजिस्टिविटी, तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है वो, एक ही चीज की बात कर रहा है, रो की बात करने लग रहा है, ठीक है। अब देखो, अभी जस्ट पहले वाला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? इफेक्ट ऑफ लेंथ रेजिस्टेंस का। तो आप क्या बोले? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दो। दूसरा इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आप बोले इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेकंड का नाम दो। क्लियर है बात? क्या कर दो? कंबाइन कर दो दोनों को बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब कंबाइन कर दो फर्स्ट सेकंड, तो क्या आ जाएगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय में ए। ये बात समझ आ रही? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और दूसरे में क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का आ गया, नीचे आ गया। क्लियर है बात? ठीक है। अब बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रो। किसके बराबर आ जाएगा? रो एल बाय में ए। क्लियर है बात? हम बात किसकी करें? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो की बात कर रहे हैं, तो रो की वैल्यू निकालना। रो किसके बराबर आ जाएगा बेटा? रो इज इक्वल टू आर ए बाई में एल। रो इज इक्वल टू आर ए बाई में एल। ये बात समझ आती है? रो क्या हमारे पास? रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके बराबर है? आर ए बाई एल। राल, तो राल बन गया है, राल आर ए बाई में एल। क्लियर है बात? ठीक है, कभी मत बोलना क्या हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, राल से याद रखना हमेशा, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय रो, किसके बराबर है? आर ए बाई में एल। आर क्या है? रेजिस्टेंस है वायर का, ए क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल क्या? उसकी लेंथ है, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं बेटा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी लेंथ का इफेक्ट बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगी। एरिया इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज, एरिया डिक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीज। ये सारी की सारी बात कैसी है? गलत है। जितनी मैंने बताई है ना, एरिया का, लेंथ का, इन सब का इफेक्ट रेजिस्टिविटी के साथ कैसे? सारे गलत है। रेजिस्टिविटी के ऊपर ना ए का इफेक्ट पड़ता, ना एल का, ना। ये बात समझ आती है? रेजिस्टिविटी क्या बताओगे? ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये बात समझ आती है? किसकी है? मटेरियल की। किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होगी। और भाई रो हमारा था क्या? कांस्टेंट था। क्लियर है बात? ठीक है। एक हमने कॉपर की वायर ली, चाहे वो 5 मीटर लॉन्ग ली, चाहे वो 10 मीटर लॉन्ग ली, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। आगे बात, मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल। किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ये बात समझ आती है बेटा? किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर, दो चीजों का आपको ध्यान रखना। रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के अंदर इतनी बार पूछा जाता है कि एरिया को ट्वाइस कर दिया, रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बच्चे भाग के ट्वाइस बोलते हैं इसको भी। ये बात समझ आती? गलत है। क्या बताओगे? नो इफेक्ट। लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया, रेजिस्टिविटी के ऊपर इफेक्ट, नो इफेक्ट। क्लियर है? समझ आती है बात कि रेजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर है बात? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला सबको याद ही हो गया, आर ए बाई एल। क्लियर है बात? आया कहां से ये फॉर्मूला? इफेक्ट ऑफ लेंथ क्रॉस सेक्शन कंबाइन कर दिया। यूनिट बताओ इसकी क्या बनेगी? यूनिट बना को। रेजिस्टेंस की क्या होती है बेटा? यूनिट बना इसकी। रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या बनेगी बेटा इसकी? ओम मीटर। क्या यूनिट बनेगी बेटा इसकी? ओम मीटर। क्या यूनिट बनेगी? ओम मीटर। आई बात समझ? रेजिस्टिविटी। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। एक तो फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा हमने कुछ क्या पढ़ा? कैसा पढ़ा बेटा? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का जरूर याद रख लेना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, दोनों का मतलब एक ही है। ओके ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हमारे पास, आर ए बाई एल, नीचे गिरी है तो एल कहां गया, नीचे नीचे एल, ठीक है। यूनिट क्या इसकी, ओम मीटर, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इसका न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, इसके साथ ही दे रखा है न्यूमेरिकल, तो खैर मेरे को बनानी भी न्यूमेरिकल की वीडियो पूरी आपकी। कॉपर वायर की लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है बेटा 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 1.7 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है बेटा 2 × 10⁻2 ओम, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। रो किसके बराबर है बेटा, आर ए बाई में एल, आई होप कि आप कर ही लोगे इसको, तो सारी वैल्यू गिवन ही है, आर ए बाई में एल 2। भाई इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया हमारे पास 1.7 10⁻8 ओम मीटर। क्लियर है बात, भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको न्यूमेरिकल कर लेना आप सारे के सारे हैं। मैं इसको कर रहा हूं रब। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। वैसे बच्चे पूछ ही लेते हैं आपकी क्लास के, सबसे ज्यादा डाउट आते हैं 10th क्लास के, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा किस चीज का बेटा, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। शायद बुक अभी मेरे को मिली है तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है बात, रेजिस्टेंस को कंबाइन दो तरीके से करते हैं, सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक हो चुका, इसकी एक्सरसाइज भी पूछी थी बच्चों ने, वो भी होगी। अब हमारे पास आ गया सीरीज और पैरेलल के डोमेस्टिक सर्विस, वो सॉरी जो हमारे पास क्या है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, उसमें किसका कंसेप्ट बता रखा है, सीरीज एंड पैरेलल का। थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा, पढ़ लेना आप, पर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट में आपको इसको करवा देता हूं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मैं पावर का कंसेप्ट करवाऊंगा बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर का है। अब देखो ध्यान से, हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रिकल। अच्छा सबसे पहले मेरे को बताओ, एक हमने पढ़ा सीरीज, दूसरा हमने पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज के अंदर क्या चीज सेम रहती थी ये बताओ, करंट इज सेम, क्लियर है बात। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती थी, चेंज वेरी करती थी, क्लियर है बात, ठीक है। पैरेलल के अंदर करंट कैसा होता था, चेंज होता था, क्लियर है बात। और V की वैल्यू कैसी रहती थी, सेम, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसा होता था बेटा इसके अंदर, इंक्रीज। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ध्यान है इसके अंदर, सीरीज के अंदर R1 + R2 + R3 + R4, मतलब रेजिस्टेंस कैसा हो जाता था, इंक्रीज हो जाता है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है। इसके अंदर रेजिस्टेंस कैसा हो जाता था बेटा, पैरेलल के अंदर डिक्रीज। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसा हो जाता था, डिक्रीज। आपको ध्यान है 10-5 का लिया था हमने दो रेजिस्टेंस, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था 3 पॉइंट समथिंग आया था, मतलब दोनों से कैसा आया था, कम। तो पैरेलल में अब सपोज करो कि हमने दो रेजिस्टेंस लिए 2 और 4, सीरीज में करना जरा इसको 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, और पैरेलल में करना 1 + 2 1/4। पैरेलल में कितना आ जाएगा बेटा इसका बताना, 4, कितना आ गया 2 + 1 3/4, ये तो 1/r था, तो r निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 4/3, कितना आ गया 1.33, जो भी आ गया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि पैरेलल के केस में देखो एक था 2 एक था 4, तो रेजिस्टेंस एक था 2 एक था 4, जो हमारा रिजल्टेंट आया वो कितना है 1 पॉइंट समथिंग, मतलब दोनों से रेजिस्टेंस कैसा आया, रिजल्ट कम आया। और 2 4 और इसमें रिजल्टेंट कितना है हमारे पास, रेजिस्टेंस 6 आया। मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, इंक्रीज, और पैरेलल में कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ओम्स लॉ क्या था, V = I R, I = V/R। इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट की वैल्यू डिक्रीज, मतलब करंट कैसा हो जाता है सर्किट में, डिक्रीज हो जाता है। किस केस के अंदर, सीरीज में। पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज तो करंट इंक्रीज, मतलब इन केस ऑफ पैरेलल करंट कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किसी बच्चे को कोई डाउट, समझ आ गया कि सीरीज पैरेलल हमने पढ़ा था ये सारा का सारा, ठीक है। अब देखो बेटा थ्योरेटिकल पोर्शन ये पढ़ लेना, पर मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें समझ आ जाएगी आपको। घर के अंदर सीरीज क्या बताया था, एक का एंडिंग अगले का इनिशियल, उसके बाद सेकंड का एंडिंग थर्ड का इनिशियल, थर्ड का एंडिंग फोर्थ का इनिशियल, इसी को हमने सीरीज बोला था, ठीक है। पैरेलल के अंदर सबके इनिशियल एक पॉइंट के ऊपर, सबके फाइनल दूसरे पॉइंट पे, इसको हमने क्या बोला था, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला था, ठीक है।
अब मेरी बात बताओ, दोनों के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है? हमारे घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? हमारे घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज या पैरेलल? तो आप क्या बताओगे, हमारे घरों में कौन सा होता है? पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। स्विच लगे देखे हैं, स्विच का क्या मतलब है? हर एक के लिए, हर एक इंडिविजुअल सर्किट के लिए, हर एक के लिए, फैन के लिए अलग होगा स्विच, ट्यूबलाइट के लिए अलग होगा, ठीक है, एसी के लिए अलग होगा, मोटर के लिए अलग होगा, ठीक है, हमारे एलईडी के लिए अलग होगा, सबके लिए कैसे अलग अलग स्विच लगा रखे। ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। सीरीज के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक ही स्विच होगा, आपने उसको ऑन कर दिया तो फैन भी चलेगा, ट्यूबलाइट भी चलेगी, टीवी भी चलेगा, एसी भी चलेगा। क्या हम ऐसा चाहते हैं? हम सर्दियों की बात करें, आपने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते आप क्या देख रहे हैं? एसी भी चल गया, एक ही स्विच था, क्योंकि पता है ना भाई सीरीज के अंदर तो होगा क्या? फैन, ट्यूबलाइट, एसी, एलईडी, पता है ना आपको, और ये हमारा एनर्जी का सोर्स। इसमें होगा क्या? इसमें क्या होगा हमारे सीरीज में भाई, एक अगर आपने स्विच ऑन कर दिया, सर्किट क्लोज हो गया हमारा, तो उस केस में आप क्या कहोगे? सिर्फ बल्ब में से करंट पास नहीं होगा। अगर मैं कह दूं सिर्फ बल्ब में से करवाना, काट दो इसको, क्या ये पॉसिबल है? तो ये बल्ब भी बंद हो जाएगा। ये बात समझ आती है? तो हम क्या बोलेंगे भाई, सीरीज के अंदर तो ना सारी चीजें ऑपरेट होंगी, हमारा बल्ब भी, एसी, पंखा, जो भी है सारी चीजें ऑपरेट होंगी। क्लियर है बात? जो हमें डिजायर ही नहीं है जिस चीज की, हम हमें का इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने लग रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? क्या ऐसा कॉम्बिनेशन हम नहीं चाहते। ठीक है, आपने घर के अंदर देखा होगा मॉड्यूलर फेंसिंग, उसके अंदर जो आप करवाते हो डिजाइनिंग वगैरह, या फिर कुछ भी अपने घरों के अंदर आजकल इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाते हो, तो आप एक बल्ब, एक स्विच ऑन करते हो, दो बल्ब ऑन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या? वो दोनों किसी में बेटा सीरीज में है। क्लियर है बात? ठीक है, तो हमारी सबसे पहली आपको डिसएडवांटेज समझ आती है सीरीज की, क्या कि अगर एक स्विच के साथ सारी चीजें ऑपरेट होंगी, तो वो तो है क्या? डिसएडवांटेज ही है। ये बात समझ आती है? पैरेलल की क्या है एडवांटेज? क्या पैरेलल के अंदर हम क्या बताएंगे? एक सर्किट के लिए, एक अप्लायंस के लिए एक ही स्विच होगा। क्लियर है? तो पैरेलल कैसा हो गया? सुपीरियर। अब देखो वोल्टेज, अच्छा सीरीज के अंदर हमें पता है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा पैरेलल में। तो पैरेलल कैसा है? सुपीरियर है। ये बात समझ आती है? पहला। दूसरा पॉइंट देख लिया हमने। थर्ड वन हम देखते हैं कि बाहर से वोल्टेज आती कितनी है? 220 इंडिया के अंदर 220 वोल्ट। ये बात समझ आती है? सीरीज के अंदर हमें पता है जो ऑपरेटर्स पहले होगा उसको वोल्टेज कैसी मिल जाएगी? पूरी मिल जाएगी, और बाद वाले जो भी हमारे ऑपरेटर्स लगे होंगे उनको वोल्टेज कैसी होगी? ड्रॉप होके मिलेगी। ये बात समझ आती है ना? पता है ना आपको? जो शुरू में चीज आ जाएगी, जो शुरू में चीज आएगी, वहां से हम क्या बताते हैं बेटा? ध्यान होगा आपको, वोल्टेज चेंज होती है सीरीज के अंदर, वोल्टेज चेंज होती है और करंट कैसा रहता है? सेम। तो आप क्या बताओगे? जो शुरू में होगा उसको तो वोल्टेज पूरी मिलेगी 220, उसके बाद वाले को 170, उसके बाद वाले को 100 मिल रही है, डिम होगी बहुत ज्यादा वोल्टेज। क्लियर है बात? और इन केस ऑफ पैरेलल वोल्टेज कैसी रहती है? पहले को भी 220, दूसरे को भी 220, सबको कितनी मिलने लग रही है? 220 वोल्ट। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये चीज समझ आती है ना? क्लियर है? तो हमारे पास दोबारा क्या आ गया? पैरेलल कैसा आ गया? सुपीरियर आ गया। तो बेटा ये पॉइंट दे रखे हैं आपका थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन, मैंने 3-4 तो आपको बता ही दिए। ठीक है, अपनी बुक में से देख लेना, फिर भी किसी पॉइंट के अंदर डाउट हो तो पूछ लेना। समझ आ गया ना कंसेप्ट? ये कौन सा सुपीरियर है पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में? तो आप क्या बताओगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा हमारा सुपीरियर है। हमारे घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट आ गया। नेक्स्ट उसके बाद अगला पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पावर का। इसका केस पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर, पावर तो बहुत सारी टाइप की होती है। मस्कुलर पावर भी होती है, ठीक है, मैग्नेटिक पावर भी होती है, इलेक्ट्रिक पावर भी होती है? अच्छा, और हॉर्स पावर भी आपने सुना होगा। पावर की सबसे बड़ी ये जो हमारे गाड़ी व्हीकल वगैरह के अंदर होते हैं, कौन सी होती है? हॉर्स पावर। हम किसकी बात करें बेटा? इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर किससे डिनोट करेंगे? पी से। क्लियर है बात? ठीक है, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। पावर की यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट होती है पावर की वॉट। क्या होती है? वॉट होती है। क्लियर है? ऐसा यूनिट क्या होती है? पावर की वॉट होती है। अगर मैं कहूं 1 वाट किसके बराबर होगा? 1 वाट। 1 वाट का क्या मतलब आ गया बेटा? वर्क बाय में टाइम। वर्क कितना होने लग रहा था? 1 जूल। टाइम कितना था? 1 सेकेंड। बात समझ आते हैं? पावर
वाट वर्क डन की, जूल टाइम की, सेकंड, बस। तो पावर की यूनिट क्या है? वाट, एनर्जी, जूल, टाइम, 1 सेकंड। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, जब 1 सेकंड के अंदर 1 जूल काम होने लग रहा था ना, वर्क डन, 1 जूल एनर्जी खर्च होने लग रही थी, उस केस में हम पावर क्या बोलेंगे उस apparatus की? 1 वॉट है। ये बात समझ आती है? ठीक है। इसका मतलब क्या, कितनी एनर्जी खर्च हो रही है? 1 जूल, कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो हम क्या बोलेंगे, पावर कितनी है? 1 वॉट है। आपको ध्यान है आपके घर के अंदर बल्ब वगैरह जो पहले आया करते 100 वाट का, अब तो एलईडी का जमाना है, एलईडी 9 वाट की, 15 वाट की। वाट, वोल्ट, वोल्ट क्या था? वोल्टेज की यूनिट, और ये क्या? वाट है। ध्यान रखना, वोल्टेज, वोल्टेज, बात समझ आती है? और ये क्या है? वाट, वाट किसकी है? पावर की। क्लियर है? 1 वाट 1 जूल बाय में 1 सेकंड। क्लियर है? समझ आ गई बात? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं कह रहा हूं 100 वाट का क्या मतलब है? 100 वाट का बल्ब लेके आए तो इसका क्या मतलब है बेटा? 100 जूल एनर्जी खाएगा वो कितनी देर में? 1 सेकंड में। 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या? वो 100 जूल एनर्जी खा रहा है कितनी देर में? 1 सेकंड में। भाई जितनी एनर्जी खाएगा उसके अकॉर्डिंग तो हमारा बिल आता है। ये चीज भी हमारा लास्ट टॉपिक है, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। उतना तो बिल आएगा। तो उस केस में ध्यान से सुनो, घर के अंदर जो एसी होता है वो कितने का लिखा होता है? 2 किलोवाट। कितने का? 2 किलोवाट। किलो का मतलब 10⁻³ मतलब 2000 वाट का जो घर के अंदर एसी है वो कितने का है? 2 वाट का, 5 वाट का, 5 किलोवाट, सॉरी 2 किलोवाट का, 5 किलोवाट का। मतलब क्या इसका? 2000 वाट, 2000 वाट। 2000 वाट का क्या मतलब है बेटा? 2000 जूल एनर्जी खाएगा कितनी देर में? 1 सेकंड में। ये बात समझ आती है? 2000 जूल एनर्जी खाएगा कितनी देर में? 1 सेकंड में। ठीक है। आपकी मम्मी ने आपको क्या बोला? बेटा एसी बंद कर देना। आपने 3-4 घंटे हो गए, मम्मी क्या करेगी? चप्पल निकाल के आपको खींच के मारेगी। रीजन पता है कि 2000 जूल 1 सेकंड में एनर्जी खा रहा है। जितना ज्यादा एसी चलाओगे उतना ना ज्यादा आपका मीटर घूमेगा, उतनी ज्यादा रीडिंग आएगी, उतने ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। ये बात समझ आती है? तो जब तो आपने देखा होगा मैक्सिमम 2-3 घंटे एसी चला के गर्मी जब ज्यादा होती है बंद करवा देते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या मतलब है कि ये बात समझ आई है कि जूल पर सेकंड। अब आपके घर में ये बोला जाता है कि आपकी एलईडी कितने की? आप बोलोगे 110 वाट की। कितने की? 110 वाट की। इसका मतलब समझ आता है आपको? 110 वाट पावर है वो उसकी। 110 वाट क्या है? पावर। और मतलब क्या उसका? कि 110 जूल एनर्जी खर्च करेगा वो कितनी देर में? 1 सेकंड में। अब आपकी मिक्सी वगैरह कुछ भी उसके ऊपर लिखा हो 2 किलोवाट या 1 वाट या 5 वाट या कितना भी वाट, तो आप समझ जाओगे ना उसके अकॉर्डिंग क्या निकालोगे? इतनी एनर्जी खाएगा इतनी देर में। ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्या था? पावर का कंसेप्ट था। अच्छा, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है सबको? बेसिक आई होके बेसिक सबको क्लियर हो गया? यूनिट भी पता लग गई, इसकी क्या मतलब होता है। ठीक है, ये भी पता लग गया। अब मैं कह रहा हूं कि पावर का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बेटा हम। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे? ध्यान से देखना आप। पावर का फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल के फॉर्मूले पे आ जाओ। तो आप क्या बोलोगे? सर पोटेंशियल होता है क्या? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ध्यान है, पोटेंशियल सबसे पहला फॉर्मूला, वर्क बाय में क्यू। वर्क डन का फॉर्मूला बताना बेटा, तो आप बोले सर V इंटू क्यू। ये बात समझ आती है? अब करंट का फॉर्मूला क्या था बेटा? I इज इक्वल टू क्यू बाय में टी। ये बात क्लियर है? तो मैं कहूं क्यू किसके बराबर आ जाएगा? आप बोले आई टी के बराबर आ जाएगा। ध्यान से सुनो, मैं 2 फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। पोटेंशियल, वर्क बाय में चार्ज। वर्क डन किसके ऊपर किया था? चार्ज के ऊपर। वर्क डन का फॉर्मूला आप बोले सर V इंटू क्यू। क्लियर है बात? ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला किसका यूज किया? करंट। करंट इज इक्वल टू क्यू बाय में टी। मैं कहूं क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया? आप बोले आई टी। बस ये 2 फॉर्मूले। क्यू की वैल्यू ना यहां से पुट कर दो इसके अंदर वर्क डन में। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V इंटू क्यू। क्लियर है बात? तो क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू आई टी, V आई टी। आई होप क्या आपको क्लियर आ गया? हो गया होगा ये। हमने किसका यूज किया? 2 फॉर्मूला का यूज किया और यहां से किसका निकाल लिया? वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लिया कि चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ता है, वो किसके बराबर आ गया? V आई टी के बराबर आ गया। अब वर्क डन की वैल्यू पुट कर दो हमारे नंबर फर्स्ट फॉर्मूले में। क्लियर है बात? पुट करना जरा वर्क डन इसके अंदर। तो पावर किसके बराबर आ गई बेटा? वर्क किसके बराबर आ गया? V आई टी बाय में टी। वर्क डन V आई टी बाय में टी। टी से टी क्या हो गया? कैंसिल। द मोस्ट वर्सेटाइल फॉर्मूला ऑफ पावर, वो क्या हमारे पास? V इंटू आई। ये बात समझ आती है? एक बल्ब आपको दिख रहा है, अगर आपको ये बोल दिया जाए इतनी वोल्टेज इतना करंट, तो आप किसको बता सकते हो? पावर को बता सकते हो। ये बात समझ आ रही है? एक टीवी चलने लग रहा है, आपको वोल्टेज पता, आपको करंट पता, आप किसको बता सकते हो? उसकी
पावर को बता सकते हो। समझ आती है बात बेटा? तो हमारे पास कंसेप्ट किसका आ गया? पावर का आ गया। ठीक है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। अगर वाट के बजाय उसने क्वेश्चन दे दिया जूल बाय सेकेंड, किसकी यूनिट है? फोर्स की, पावर की, किसकी? तो आपको समझ आना चाहिए पावर की है। जूल पर सेकेंड भी, ये चीज भी समझ लेना। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। पावर का फॉर्मूला भी है, एक 3-4 फॉर्मूले यूज है मेरे हिसाब से, 5-7 फॉर्मूले इस यूनिट के अंदर, और एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है पावर का इसके अंदर, V इंटू आई का। ठीक है, कहां से आया? क्लियर है? वर्क अपॉन टाइम, पावर वर्क बाय में टाइम। वर्क का फॉर्मूला कहां से निकाले? इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके VIT वाई में T से T कैंसिल, तो पावर क्या आ गया? VI। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आ गया बेटा? पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू VI। ये पावर का फॉर्मूला कौन सा आ गया? हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था बेटा? V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अगर मैं कहूं I की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे V बाय R। पुट कर दो फ्रॉम ओम्स लॉ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू V बाय में R। P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, अच्छा या तो एक काम करो, V की वैल्यू पुट करो पहले। V की वैल्यू क्या जाएगी? IR। तो क्या आ गया? V की जगह I इंटू R। V इज इक्वल टू IR इंटू में I। तो क्या बन गया पावर का फॉर्मूला बेटा? I स्क्वायर R। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया पावर का? सेकंड। क्लियर है बात? पावर इज इक्वल टू V एज इट इज। पहले हमने V का फॉर्मूला पुट किया, अब रख दो I का। I किसके बराबर आ गया बेटा? V बाय में R के बराबर। क्लियर है बात? तो पावर का एक फॉर्मूला और क्या बन गया? V स्क्वायर बाय में R। ये कौन सा आ गया हमारे पास बेटा? थर्ड फॉर्मूला। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया? पावर के 3 फॉर्मूले। ध्यान रखना, जब VI दे रखा हो तो इस फॉर्मूले का यूज करना, जब IR दे रखा हो तो इस फॉर्मूले का यूज करना, जब V और R दे रखा है तो इस फॉर्मूले का यूज करना। क्लियर है बात? समझ आती है? तो पावर के 3 फॉर्मूले अच्छे से रट्टा मार लेना। मोस्ट वर्सेटाइल कौन सा? ये। क्लियर है बात? ठीक है, कहां से आया? ड्राइव करके दिखाया था अभी मैंने आपको पीछे। तो बेटा इनके न्यूमेरिकल वगैरह जो आपको करना है, जो डाउट आप मेरे पास सेंड कर देना। ठीक है, इस वीडियो को मैं बस अभी खत्म कर रहा हूँ, इसके साथ ही बना देता हूँ अभी आपकी दूसरी भी। ठीक है, ओके बेटा, मेरे हिसाब से 1-2 वीडियो और बनेंगी इसकी। अच्छा, दूसरा ये आपके जो प्रैक्टिकल है ना, उसका जितना काम कर सको आप ना जून के अंदर कर लो। बस वो एक रिटर्न वर्क है, उसको साइड करके रख देना। रीडिंग बेशक मत करना, ठीक है, अदरवाइज जितना बोला गया उतना कर लेना। ओके, बाय बेटा।